हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाए पुराने वाले सब्सटेंस से बाय रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? लिखते हैं अपन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस by rearrangement of atoms and molecules। कि एटम्स के और मॉलिक्यूल्स के रीअरेंजमेंट से एक नया सब्सटेंस जब फॉर्म हो जाए उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। इस प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ओल्डर वन by rearrangement of atoms and molecules। एक एग्जांपल लेते हैं, AB plus CD, यहां पे बन रहा है AC plus BD। तो ये वाला जो एटम है वो गया A के साथ और ये वाला है D के साथ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एटम्स एक्सचेंज हो रहे हैं, रीअरेंज हो रहे हैं और एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जा रहा है। उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? फॉर्मेशन। केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस फ्रॉम द ओल्डर वन बाय रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और जब इस केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स के अंदर रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो जब केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं यहाँ पे, तो दो टॉपिक निकल के आते हैं, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज के दौरान एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है और वो सब्सटेंस वापस पहले वाले सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, मिल्क। मिल्क से क्या बन जाता है? कर्ड। ठीक है, दोनों किसके किसके प्रोडक्ट है? मिल्क के प्रोडक्ट ही है ना? कि मिल्क से क्या बन गया? कर्ड बन गया। लेकिन वापस कर्ड से मिल्क बन पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई जिसके दौरान पुराना वाला सब्सटेंस क्या था? मिल्क। उससे क्या बन गया? एक नया सब्सटेंस, क्या? कर्ड। तो वापस से कर्ड से मिल्क ना बन पाए, इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। वही अगर बात करें फिजिकल चेंज की, फिजिकल चेंज क्या होता है? एक रबर है, उसको फोर्स लगा के अपन ने एक्सटेंड किया। जब वो फोर्स को रिलीज कर देंगे तो वापस वो अपनी ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एक स्पॉन्ज वाली बोल ली, उसको प्रेशर लगा के अपन ने उसकी शेप को चेंज कर दिया, लेकिन जब वो प्रेशर वापस से रिलीज करेंगे वहां से, तो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप पे आ जाएगी। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में मेन डिफरेंस है वो क्या है? एक तो केमिकल चेंज के दौरान एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, बनाना मिल्क से कर्ड। फिजिकल चेंज के दौरान कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना। रबर था, रबर को बड़ा कर दिया खींच के, लेकिन है वो अभी भी रबर। ठीक है, तो फिजिकल चेंज के दौरान कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। वहीं अगर केमिकल चेंज की बात करें, नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। फिर बात करते हैं फिजिकल चेंज की। फिजिकल चेंज के अंदर अगर अपन उस फोर्स को रिमूव कर दे वहां से, तो वापस वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। लेकिन अगर कर्ड के अंदर से वो जो रिएक्शन है उसको रिवर्स करने जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगी, वो मिल्क के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो फिजिकल चेंजेस के अंदर चेंज को रिवर्स किया जा सकता है, वापस ओरिजिनल प्रोडक्ट या फिर ओरिजिनल चीज को ऑब्टेन किया जा सकता है। लेकिन वही अगर केमिकल चेंज की बात करें तो वहां पे ओरिजिनल प्रोडक्ट को वापस से ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। तो दो बेसिक डिफरेंस हुए, दो मेन डिफरेंस हुए। वो क्या है? केमिकल चेंज के दौरान एक नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो जाती है और वो पुराना वाला सब्सटेंस नए वाले सब्सटेंस से ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। वहीं अगर बात करें फिजिकल चेंज की, फिजिकल चेंज के दौरान कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो सकता होता है और वो वापस से पुराने वाले सब्सटेंस से ऑब्टेन किया जा सकता है। अब बार बार में अपन डिस्कस कर रहे हैं केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसको थोड़ा लिख के एक्सप्लेन करते हैं। या फिर ये जो केमिकल चेंजेस है वो अगर हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रही है नेचर में या फिर कहीं पे भी, तो उसको अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हमें कैसे पता लगेगा? क्या चीजें अपन को इंडिकेट करवाएगी कि इस जगह केमिकल रिएक्शन हो रही है? तो कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो कि हमें बताती है कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मेनली चार चीजें दिखेगी और पांच चीजें देखने को मिलेगी जो कि हमें बताएगी केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही। पहली है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट। दूसरा है चेंज इन कलर। चेंज इन
कलर। तो थर्ड है वो है चेंज इन टेम्परेचर। फोर्थ है लिबरेशन ऑफ गैस, लिबरेशन ऑफ गैस। फिफ्थ अपना फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये 5 चीज देखने को मिलेगी अगर केमिकल चेंज या फिर केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो चेंज इन स्टेट की बात करते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस है वो कंबाइन कर रही है ऑक्सीजन गैस के साथ, तो इनका स्टेट क्या है, गैसियस। और ये दोनों मिलकर दे क्या रहे हैं, H2O, जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो हाइड्रोजन गैस कंबाइन करेगी ऑक्सीजन गैस के साथ और क्या दे रहा है अपन को, H2O। उसका स्टेट क्या है, लिक्विड। तो चेंज स्टेट देखने को मिला, तो यहां से अपन देखते क्या बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। आई बात समझ। दूसरा है चेंज इन कलर, कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो चेंज इन कलर शायद देखने को मिल सकता है। एग्जांपल लेते हैं अपन, फेरस है, इसको डाला कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर होता है ब्लू, लेकिन जैसे ही आयरन डालते हैं, फेरस डालते हैं, तो वो क्या बन जाता है, FeSO4+C। पहले सॉल्यूशन का कलर कैसा था, ब्लू। अब इस सॉल्यूशन का कलर कैसा हो गया, लाइट ब्लू। कैसा कलर हो गया इसका, लाइट ब्लू। आगे और इस रिएक्शन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर देखते हैं चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड को डाला वाटर के अंदर, तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के अंदर डाला जाता है तो क्या फॉर्म हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वहां से फॉर्म हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में इसके हीट भी रिलीज होती है वहां से। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड है, वाटर है, नॉर्मल टेम्परेचर है, दोनों का सेपरेट सेपरेट देखा जाए तो, लेकिन जब इस दोनों को मिक्स करेंगे तो वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे इंक्रीज इन टेम्परेचर देखने को मिला, तो अपन क्या बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन हो रही है। फिर बात करते हैं लिबरेशन ऑफ गैस की, कि कैल्शियम कार्बोनेट है अपने पास, इसको जब अपन ने हीट किया तो क्या मिला अपन को, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये मिला अपन को। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें देखिए क्या बता सकते हैं, यहाँ पे लिबरेशन ऑफ गैस हो रहा है। तो अगर लिबरेशन ऑफ गैस देखने को मिल रहा है तो क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगला देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट देखते हैं कि लेड नाइट्रेट को PbNO3 होल्ड ट्वाइस जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे फॉर्म होता है लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, और यहाँ पे क्या होता है, प्रेसिपिटेट। इसका कलर क्या होगा, ऑरेंज। अब ये जो प्रेसिपिटेट है, मेनली डिस्कस ही इसको करना है कि प्रेसिपिटेट होता क्या है। ये एक ऐसा सॉल्ट होता है, इनसोल्युबल सॉल्ट, जो कि रिएक्शन के दौरान फॉर्म होता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसोल्युबल सॉल्ट, इनसोल्युबल सॉल्ट फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ये एक ऐसा सॉल्ट होता है जो कि सॉल्यूशन के अंदर मिक्स नहीं होता है, तो ऐसे वाले सॉल्ट को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। समझ आया होगा, प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसोल्युबल सॉल्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो बेसिकली ये 5 चीजें देखने को मिलती है जो कि हमें बताती है कि कोई केमिकल रिएक्शन अपने अराउंड हो रही है कि नहीं हो रही। अगर चेंज इन स्टेट देखने को मिले तो बोल दीजिएगा आप वहां पे क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। कलर में चेंज आए तो क्या बोल देना, केमिकल रिएक्शन हुआ है। चेंज इन टेम्परेचर आए तो बोल देना केमिकल चेंज हुआ है। लिबरेशन ऑफ गैस, गैस अगर इवॉल्व हो वहां से तो बोल देना केमिकल रिएक्शन हुई है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसोल्युबल सॉल्ट। अगर ये ऐसा देखने को मिले तो आप बोल दीजिएगा वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई है। अब बार बार में अपन बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन की। अभी अपन ने बोला व्हेन हाइड्रोजन गैस इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन गैस इट विल प्रोड्यूस वाटर मॉलिक्यूल, कि जब भी हाइड्रोजन गैस है वो ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन करेगी तो वो प्रोड्यूस करेगी वाटर मॉलिक्यूल। ये तो अपन ने ऑरली बोला, लेकिन जब इसी ऑरल चीज को, डेफिनेशन वाली चीज को अपन सिंबल्स के अंदर रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ये लो अपना चैप्टर
जो हेडिंग थी वो तो समझ ली। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड बाय रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? इस प्रोसेस के अंदर एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है बाय रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और जब उसी केमिकल रिएक्शन को अपन इक्वेशन में सिंबल्स के अंदर रिप्रेजेंट कर देते हैं, रिएक्शन को किसमें रिप्रेजेंट कर देते हैं? सिंबल्स में। सिंबल्स के अंदर रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन। अब ये वाली सारी क्या है? ये इक्वेशंस है अपनी। और अगर इनको ऑरली डिफाइन करें, लाइक व्हेन हाइड्रोजन गैस इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन गैस इट विल प्रोड्यूस वाटर मॉलिक्यूल, ये तो हो गया ऑरली डिफाइन करना। लेकिन अगर इसको सिंबल्स में लिखे तो उसको क्या बोल देते हैं अपन? इक्वेशन। ये वाली क्या है अभी? इक्वेशन। तो रिएक्शन और इक्वेशन के बीच में समझ आया? रिएक्शन तो क्या एक प्रोसेस है, लेकिन जब उसी प्रोसेस को सिंबल्स में अगर लिखा जाए तो उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है अपना हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है। बोल लू क्या? हंस क्यों रहे? अब जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। केमिकल रिएक्शन तो क्या होती है? प्रोसेस होती है जिसके दौरान एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाए बाय रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और उसी रिएक्शन को जब सिंबल्स के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया जाए उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अब हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं? तो मेनली जो केमिकल इक्वेशन के टाइम पे देखते हो, ये देखते हो आप एक एरो, ठीक है। एरो क्या डिनोट करता है कि एरो के इस तरफ जो लिखा जाएगा, अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इस चैप्टर के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन की टाइप्स हैं वो सारी डिस्कस करेंगे। मेनली इस चैप्टर के अंदर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है जो कि मेन केमिकल रिएक्शन कंसीडर होगी। बाकी जो स्पेशल टाइप की केमिकल रिएक्शन है, सब केमिकल रिएक्शन जिनको बोल सकते हैं, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन जो मेनली 4 केमिकल रिएक्शन है उनके बारे में डिस्कस करते हैं, जिनमें फर्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट जो है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन से समझ आ रहा होगा, यहां पे चीजें कंबाइन कर रही है, एड अप हो रही है, ठीक है। वही करता है अपन। फॉर्मेट देखते हैं इसका, आप बताना। A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और यहां पे अपने पास बन रहा है A B C D। आपको पता है कि ये बीच वाला एरो है, उसका हेड इंडिकेट कर रहा है, इधर है प्रोडक्ट, और एरो का जो बैक है वो रिप्रेजेंट करता है रिएक्टेंट्स को। तो क्या देखने को मिल रहा है? सोचो आप, यहां पे देखने को जो मिल रहा है वो है कि रिएक्टेंट मल्टीपल है। हमने डिस्कस किया था ना कि अगर ज्यादा रिएक्टेंट है उनको कैसे सेपरेट करते हैं? एडिशन के सिंबल से। तो यहां पे रिएक्टेंट को काउंट करते हैं, 1 2 3 4। कितने रिएक्टेंट है? 4। लेकिन यहां पे कोई भी प्लस का सिंबल नहीं है, तो उसको कैसे कंसीडर करेंगे? सिंगल प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे इसको? सिंगल प्रोडक्ट। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट तो कितने हैं? 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, जिसको अपन बोल सकते हैं मल्टीपल रिएक्टेंट, और वो रिएक्ट करके अगर क्या दे? एक सिंगल प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, द रिएक्शन इन विच मल्टीपल रिएक्टेंट्स react together to form a single product is called combination। तो combination reaction क्या होती है? The reaction in which multiple reactant react together to form a single product। ऐसी रिएक्शन जहां पे रिएक्टेंट तो मल्टीपल हो सकते हैं और वो सारे रिएक्टेंट मिलके क्या देगा? सिंगल प्रोडक्ट। ऐसी वाली रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर्मेट समझ आया होगा कि आरएचएस साइड में कितने भी हो सकते हैं, लेकिन सॉरी एलएचएस साइड में कितने भी हो सकते हैं, लेकिन आरएचएस साइड में एक सिंगल प्रोडक्ट ही होना चाहिए। तो ऐसी वाली रिएक्शन को क्या बोल देते हैं अपन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच
multiple reactant react together to form a single product is known as combination reaction. समझ आया कि रिएक्टेंट मल्टीपल हो सकते हैं लेकिन प्रोडक्ट क्या होगा, सिंगल. ऐसे वाली रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब इसके एग्जांपल डिस्कस करते हैं. फॉर्मेट आपको समझ आ गया होगा इसका कि द रिएक्शन इन व्हिच मल्टीपल रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट. A plus B plus C plus D will give A, B, C, D. Multiple reactants, single product. ये फॉर्मेट है इसका कि मल्टीपल रिएक्टेंट मिलके क्या देते हैं, सिंगल प्रोडक्ट देते हैं. एग्जांपल देखते हैं इसके. फर्स्ट जो पहले डिस्कस कर चुके हैं अपन, H2 जब कंबाइन करता है O2 के साथ तो क्या देता है अपन को, H2. रिएक्टेंट देखो, दो रिएक्टेंट है, क्या दे रहा है, सिंगल प्रोडक्ट. मतलब कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. दूसरा देखो Mg, इसका कंबशन करवा रहे हैं. किसी भी चीज का कंबशन करवाते हैं अगर उसकी रिएक्शन अपन करवा दे O2 के साथ तो समझ जाना उस चीज का क्या करवा रहे हैं अपन, कंबशन करवा रहे हैं. यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, MgO. अगला देखते हैं. ठीक है, ये दो रिएक्शन देखते हैं कि जब भी अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट मल्टीपल होते हैं लेकिन प्रोडक्ट सिंगल होता है. अब यहां से क्वेश्चन बनता है. क्वेश्चन क्या बनेगा कि जब भी मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है या फिर मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है तो बर्न होने के बाद वहां पे एक व्हाइट कलर का पाउडर फॉर्म होता है. व्हाइट कलर की ऐश फॉर्म होती है, राख फॉर्म होती है. वो राख किसकी होती है, वो पाउडर किसका होता है. तो दोनों को बर्न करने पे मिला क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो वो जो ऐश फॉर्म होगी, व्हाइट कलर का पाउडर फॉर्म होगा, वो किसका होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का. जो कि आपकी फर्स्ट या फिर सेकंड एक्टिविटी है. वहां से क्वेश्चन आता है कि जब मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है तो वहां पे एक व्हाइट कलर का पाउडर फॉर्म होता है. वो पाउडर किसका होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का. आप सिंपल से क्या आंसर लिखोगे, द पाउडर इज ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. और एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि मैग्नीशियम को बर्न करने से पहले उसको अच्छे से क्यों साफ किया जाता है. Why magnesium ribbon is clean with sandpaper before burning it? कि जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है उसको सैंडपेपर से क्यों साफ किया जाता है, क्योंकि उसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है जो कि उसको जलने से बचाती है. अगर वो जल ही नहीं पाएगा तो रिएक्शन कैसे हो पाएगी. तो पहले उसको अच्छे से साफ किया जाता है, उसके ऊपर से जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है उसको हटाया जाता है, उसके बाद उसको बर्न किया जाता है. तो उसके बाद बर्न होने के बाद जो पाउडर फॉर्म होता है व्हाइट कलर का, वो किसका होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का. मेरे हिसाब से आपको समझ आ जाना चाहिए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन इन व्हिच मल्टीपल रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट. फॉर्मेट देखो, मल्टीपल रिएक्टेंट है, मिलके क्या दे रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट. फिर कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए अपन ने. इस वाले में क्वेश्चन आते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हैं तो व्हाइट कलर का पाउडर फॉर्म होता है, वो किसका होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का. अब नेक्स्ट टाइप की केमिकल रिएक्शन अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है डीकंपोजिशन रिएक्शन. तो नेक्स्ट टाइप की केमिकल रिएक्शन है वो है डीकंपोजिशन रिएक्शन. डीकंपोजिशन रिएक्शन पे पहला क्वेश्चन आ जाता है. एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के अंदर, व्हाई डीकंपोजिशन रिएक्शन इज कंसीडर्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कि डीकंपोजिशन रिएक्शन को अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों बोला जाता है. तो देखते हैं, डिस्कस करते हैं. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था कि मल्टीपल रिएक्टेंट होते थे, मिलकर क्या देता था, सिंगल प्रोडक्ट. मल्टीपल क्या देता था, सिंगल. इसमें जस्ट उल्टा होता है, रिएक्टेंट कितना होता है, सिंगल, और प्रोडक्ट कितने मिल जाते हैं, मल्टीपल. तो सिंगल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैसे मिल जाते हैं, मल्टीपल. तो डिफाइन कैसे करोगे इसको, द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट. ऐसी रिएक्शन जिसमें सिर्फ एक रिएक्टेंट हो और वो टूट जाए मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अंदर, उसको बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन. द रिएक्शन इन विच
सिंगल रिएक्टेंट break down into multiple products। फॉर्मेट से समझ आया होगा आपको। सिंगल रिएक्टेंट है, टूट रहा है मल्टीपल प्रोडक्ट में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, मल्टीपल रिएक्टेंट थे। डिकम्पोजिशन में क्या है, सिंगल रिएक्टेंट है। मल्टीपल रिएक्टेंट से क्या बन रहा था, एक सिंगल प्रोडक्ट। यहां पे क्या है, एक सिंगल रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, मल्टीपल प्रोडक्ट। अब एक चीज बताओ आप लोग कि जब कोई भी चीज ब्रेक डाउन होती है, ये वर्ड लिखा ना अपन ने ब्रेक डाउन, तो वहां पे कुछ तो फैक्टर चाहिए ब्रेक डाउन होने के लिए। दस्तर सोचो मैंने इस क्लासरूम में रखा और कल आके देखता हूं तो दो तो नहीं हो जाएंगे, एक ही रहेगा। और अगर दो हो रहे हैं, ये टूटता है, तो कुछ तो फैक्टर होगा वहां पे, कोई तो रीजन होगा। तो वही रीजन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो मेनली डीकंपोजिशन रिएक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, या फिर 3 कैटेगरीज में डाला जाता है, या फिर इसके 3 फैक्टर्स होते हैं जो कि रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं। और उसी कैटेगरी के हिसाब से इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट है थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन, थर्मल का मतलब है हीट, कि जब रिएक्टेंट हीट की वजह से ब्रेक डाउन हो और वो मल्टीपल प्रोडक्ट दे, तो उसको क्या बोलते हैं, थर्मल डीकंपोजिशन। इसका एग्जांपल डिस्कस करते हैं अपन। फेरस सल्फेट, हीट, टूट रहा है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड होगा, ये गैसेस फॉर्म में होगा, ये गैसेस फॉर्म में होगा, और ये गैसेस लिबरेट हो जाएगी, मतलब इवॉल्व हो जाएगी। यहां पे समझो ये शुरुआत में होता है ग्रीन कलर का, ग्रीन इन कलर, लेकिन जब भी ये हीट से एक्सपोज किया जाता है, हीट के कांटेक्ट में आता है, इसको हीट दी जाती है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है मल्टीपल प्रोडक्ट में। देखो सिंगल रिएक्टेंट, सिंगल, मल्टीपल प्रोडक्ट, तो आपको समझ आना चाहिए कौन सी है, डीकंपोजिशन। लेकिन ये ब्रेक डाउन हुआ, कुछ तो रीजन था वहां पे। रीजन क्या था, हीट। अगर ब्रेक डाउन होने में हीट अगर रीजन बने तो उसको बोलते हैं थर्मल डीकंपोजिशन। इसको लिखेंगे कैसे, when a reactant is broken down to give multiple product due to heat is known as thermal decomposition। अगर एक सिंगल रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स में टूट जाए, किसकी वजह से, हीट की वजह से, तो उसको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसका। कैल्शियम कार्बोनेट रखना, वो हीट की वजह से टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 गैस में। तो किसकी वजह से टूट रहा है, किसकी वजह से टूट रहा है, हीट की वजह से, तो उसको बोलेंगे थर्मल डीकंपोजिशन। क्या बोलेंगे इसको, थर्मल डीकंपोजिशन, कि जब सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाए मल्टीपल प्रोडक्ट में ड्यू टू हीट इज नोन एज थर्मल डीकंपोजिशन। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। लेड नाइट्रेट अपना PbNO3 होल्ड ट्वाइस, इसको जब हीट दी जाती है तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन। समझ आया। तो किसकी वजह से टूट रहा है, हीट की वजह से। एक सिंगल रिएक्टेंट है जो कि हीट की वजह से मल्टीपल प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, थर्मल डीकंपोजिशन। अब यहां से क्वेश्चन आता है, इस पॉइंट में से यहां से भी क्वेश्चन आता है एक, कि जब फेरस सल्फेट को हीट किया जाता है तो उसका कलर क्यों चेंज हो जाता है। हीट करने पे होगा क्या, आपको दिख रहा है, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब ये दो तो गैसेस है, गैसेस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी, बचेगा क्या, टेस्ट ट्यूब के अंदर फेरिक ऑक्साइड। तो इसका जो कलर था ग्रीन, अब वो कैसे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइट ग्रीन में। क्यों, क्योंकि इसके जो आयंस है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये लूज हो जाएंगे यहां से, ये तो निकल जाएंगे, और इनकी वजह से इसमें क्या था, ग्रीन कलर। तो जब कलर देने वाला ही नहीं है यहाँ पे, तो कलर आएगा कहां से, कलर भी चला जाएगा। तो ग्रीन से वो हीट की वजह से किस में बदल जाएगा, लाइट ग्रीन में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाई डज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट चेंजेस व्हेन इट इज हीटेड, तो आप क्या लिखोगे, द कलर ऑफ फेरस सल्फेट चेंजेस व्हेन इट इज हीटेड बिकॉज द आयंस like sulfur dioxide and sulfur trioxide get separated
from ferrous sulfate. So it is converted from green to light green in color. वहीं अगर बात करें लेड नाइट्रेट की, तो लेड नाइट्रेट के अंदर से क्वेश्चन आता है कि जब लेड नाइट्रेट को हीट किया जाता है तो वहां पे ब्राउन कलर की गैस या फिर ब्राउन कलर के फ्यूम्स फॉर्म होते हैं। तो ब्राउन कलर के फ्यूम्स कौन सी गैस के होते हैं? तो आप बोलोगे जो ब्राउन कलर के फ्यूम्स वहां पे फॉर्म होंगे वो होंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। आपको समझ आ गया होगा। यहां से क्वेश्चन जो बनते हैं, एक तो बनता है फेरस सल्फेट पे कि फेरस सल्फेट को जब हीट किया जाता है उसका कलर क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर से SO2 और SO3 निकल जाता है। अगला क्वेश्चन बनता है कि लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करते हो तो वहां पे ब्राउन कलर के फ्यूम्स फॉर्म होते हैं। वो ब्राउन कलर के फ्यूम्स किसके होते हैं? तो आप सीधा सा लिखना वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के होते हैं। आपको समझ आ गया होगा। डिकम्पोजिशन, यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है कि जहां पे एक सिंगल रिएक्टेंट हो और वो ब्रेक डाउन हो जाए मल्टीपल प्रोडक्ट में, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और फिर उसको डिवाइड किया जाता है, अगर वहां पे ब्रेकिंग डाउन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट हो ड्यू टू हीट, उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। अब दूसरे टाइप के डिकम्पोजिशन अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको बोलेंगे अपन फोटो डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे उसको? फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन। अब फोटो से समझ हुआ है आप यहाँ पे सनलाइट। क्या समझना है आपको? सनलाइट। तो आप डेफिनेशन अब शायद खुद से बना सकते हो। When breaking down of single reactant take place due to sunlight, तो आप क्या बोलोगे उसको? फोटो डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड when comes in contact with sunlight they start getting decomposed, उनका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है और ये टूट जाता है किसमें? सिल्वर और क्लोरीन गैस में, सिल्वर और ब्रोमीन गैस में। समझ आया आपको? द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रिएक्टेंट ड्यू टू सनलाइट इज नोन एज फोटो डिकम्पोजिशन। अगर कोई भी रिएक्टेंट सनलाइट की वजह से टूट रहा है तो उसको बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं आता, क्वेश्चन आता है आपकी एनसीईआरटी में से कि उन रिएक्शन को लिखो जो कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। तो आप ये सिंपल से दो रिएक्शन लिख देना। These reactions are used in these reactions are used in black and white photography। कि ऐसी रिएक्शन लिखो जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। तो वो यही दो रिएक्शन है जो कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। आप दवाइयों की डिब्बियों के पीछे लिखा हुआ देखा होगा आपने कि इन दवाइयों को कूल प्लेसेस पे स्टोर करो या फिर डार्क प्लेसेस में स्टोर करो। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि अगर वो लाइट के कांटेक्ट में आएगी तो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? उनका डिकम्पोजिशन, और डिकम्पोज होने के बाद वो क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। इसलिए उनको कहां रखने को बोला जाता है? डार्क प्लेसेस में। और डिकम्पोज हो गई वो तो फिर वो तो खराब हो जाएगी। तो ये मेनली अगर रिएक्टेंट का ब्रेकडाउन हो सनलाइट की वजह से उसको बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। दो रिएक्शन है यूज होती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। यहाँ पे आपका फोटो डिकम्पोजिशन खत्म। अगले टाइप का जो डिकम्पोजिशन है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब तो समझ आ गया होगा आपको इलेक्ट्रोलाइटिक का नाम आते। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रिएक्टेंट ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब तो समझ आ गया होगा, ब्रेकिंग डाउन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट। जब एक सिंगल रिएक्टेंट को मल्टीपल प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन कर दिया जाए। पहला पड़ा थर्मल डिकम्पोजिशन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रिएक्टेंट ड्यू टू हीट। दूसरा पड़ा फोटो डिकम्पोजिशन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रिएक्टेंट ड्यू टू सनलाइट। अब थर्ड जो पढ़ने वाला है वो है ब्रेकिंग डाउन ऑफ रिएक्टेंट ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। डिस्कस करते हैं। H2 है वाटर मॉलिक्यूल, इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया अपन ने। इलेक्ट्रोलाइसिस जब करवाई अपन ने तो यहाँ पे मिला अपन को H2 प्लस O2। ठीक है, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में था और दो गैसेस अपन को मिली यहाँ पे। तो किसकी वजह से टूटे? इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। तो यहाँ पे हुआ ना इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट। सिंगल लिख रहा है आपको यहाँ पे,
और यहाँ पे मल्टीपल, एक दो दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो हुआ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यहां से एक्टिविटी आती है अपने पास एक कि एक बीकर है, उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड फिक्स कर दिया आपने, उसको कनेक्ट किया बैटरी से और एक लगा दिया स्विच, तो उसका दूसरा वायर यहां कनेक्ट कर दिया। तो ये हो गया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये हो गया अपना नेगेटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव आयन को क्या बोलते हैं? कैटायन। लेकिन इसकी जब इलेक्ट्रोड बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? एनोड। तो ये तो हो गई अपनी एनोड, जस्ट उल्टा। नेगेटिव आयन को क्या बोलते हैं? एनायन। लेकिन जब इसकी इलेक्ट्रोड बनाते हैं तो क्या बन जाती है वो? कैथोड। तो ये हो गया अपना कैथोड। और ये यहाँ पे वाटर, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये वाला कुछ ऐसा सेटअप दे रखा है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, क्वेश्चन आता है कि एनोड पे कौन सी गैस डिपॉजिट होती है और कैथोड पे कौन सी गैस डिपॉजिट होती है। तो एनोड कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव। पॉजिटिव पे पक्का कौन सी वाली गैस डिपॉजिट होगी? नेगेटिव वाली गैस। और नेगेटिव वाली गैस है कौन सी? O2। तो O2 कहां डिपॉजिट होगी? एनोड पे। O2 कहां डिपॉजिट होगी? एनोड पे। और H2 कहां डिपॉजिट होगी? क्योंकि पॉजिटिव गैस है वो नेगेटिव टर्मिनल पे, वो कहां डिपॉजिट होगी? कैथोड पे। एक क्वेश्चन तो ये आता है कि which gas get deposited on anode? तो एनोड पे कौन सी गैस डिपॉजिट होगी? O2। which gas is deposited on cathode? this is H2। एक क्वेश्चन आता है कि one gas deposit on one of the electrode is double of the gas deposited on the another electrode। कि एक इलेक्ट्रोड पे जो गैस डिपॉजिट होगी वो डबल अमाउंट पे डिपॉजिट होगी देन द अदर इलेक्ट्रोड। एक बात बताओ कि जब वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ था, H2 का फॉर्मेशन हुआ था, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो रेशियो था वो कितना था? 2। ऑक्सीजन का रेशियो कितना था? 1। तो जब ये टूटेंगे तो तभी भी उसी रेशियो में टूटेंगे ना। सोचो एक रूम में गए, दो लड़की और एक लड़का, ठीक है, वापस आएंगे तब भी दो लड़की और एक लड़का ही होगा ना, ऐसा तो नहीं दो लड़की और एक लड़की हो जाएगा। तो जब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा था तो दो हाइड्रोजन के एटम थे, एक ऑक्सीजन का एटम था। तो जब टूटेगा तभी भी तो हाइड्रोजन दो एटम निकलेंगे और ऑक्सीजन का एक एटम निकलेगा। तो यहाँ पे जब गैसेस निकलेगी तो हाइड्रोजन हमेशा डबल अमाउंट में होगी, किसके? ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो आप क्या बोलेंगे कि कैथोड पे डिपोज होती है H2 हाइड्रोजन गैस और इसका अमाउंट हमेशा ऑक्सीजन जो कि एनोड पे डिपॉजिट होती है उससे डबल होता है। तो अब दो क्वेश्चन आए कि एनोड पे कौन सी गैस डिपॉजिट होती है? O2। कैथोड पे कौन सी गैस डिपॉजिट होती है? H2। और H2 का अमाउंट हमेशा डबल होता है O2 से। समझ आया क्यों? क्योंकि वो डबल रेशियो में ही प्रेजेंट थी, तो जब टूटेगी तो भी डबल रेशियो में ही टूटेगी। अब अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर एक मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि रेगुलरली रिपीट होता ही रहता है कि कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसको अपन क्विक लाइन भी बोलते हैं, क्विक लाइन भी बोला जाता है। इसको अगर पानी के अंदर डालते हैं तो वहां पे एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसका नाम है स्लैग लाइन। स्लैग लाइन, और साथ में हीट फॉर्म होती है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि आपने कली सुनी होगी जो कि दीवार के पेंट करते हैं अपन, कि जब कली को अपन डालते हैं पानी के अंदर तो वो बॉईल होती है। ये वही एग्जांपल है, कली को पानी में डाला तो बॉईल हुई, बॉईल के साथ क्या हुई? हीट रिलीज हुई। हीट थोड़े टाइम बाद वो ठंडा हो जाता है और क्या फॉर्म हो जाता है वहां पे? स्लैग लाइन। इस चीज को काम में लेते हैं अपन, दीवार को जो पेंट करते हैं व्हाइट कलर जो होता है वो ये वाली चीज होती है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग करने के काम में क्या आता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये व्हाइट वॉशिंग जब करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखा होगा शुरुआत में गंदा सा लगता है, ट्रांसपेरेंट सा, क्योंकि वो पूरा कलर तो देता ही नहीं व्हाइट। थोड़े दिन बाद क्या होता है, लेकिन ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है आफ्टर 2-3 डेज ये कंबाइन करता है CO2 के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रेजेंट है ही ना एटमॉस्फेयर में, और क्या फॉर्म कर लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या फॉर्म कर लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो कि मार्बल का फॉर्मूला भी है, इसका मार्बल का फॉर्मूला। इसकी वजह से दीवारें कैसे अपीयर होती है? शाइनी सी। शुरुआत में आप ये व्हाइट वॉश करते हो, दीवार को कली करते हो तो वो गंदी सी लगती है क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट सी होती है। 2-3 दिन बाद क्या होता है? वही स्लैग लाइन कंबाइन करता है CO2 के साथ which is present in atmosphere और क्या फॉर्म कर लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट। अब वो दीवारें वही जो पहले गंदी लग रही थी 2-3 दिन बाद आपको अच्छी लगने लग जाती है, क्योंकि वहां पे क्या फॉर्म हो जाता है? CO2 के साथ कंबाइन होकर कैल्शियम
कार्बोनेट। समझ आया होगा आपको कि कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन कंबाइंड विद वाटर मॉलिक्यूल इट विल प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉश, दीवार को व्हाइट वॉश कर दिया, सफेदी कर दिया अपन ने, वो क्या करेगा CO2 के साथ कंबाइन करेगा और क्या फॉर्म कर लेगा कैल्शियम कार्बोनेट विच इज आल्सो फार्मूला ऑफ मार्बल। समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। इस क्लास में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने अगले टाइप की केमिकल रिएक्शन जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने से पहले हमको क्या समझना पड़ेगा, ये रिएक्टिविटी सीरीज कि इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम, सबसे कम रिएक्टिव है गोल्ड, और ये डाउन टू वर्ड डिक्रीज करती जा रही है, रिएक्टिविटी डिक्रीज करती जा रही है एलिमेंट्स की। अब रिएक्टिविटी काम का आएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, आपने ये वर्ड पहले भी सुना होगा क्लास 9 के अंदर। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता था वहां पे, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होता था उसको बोलते थे अपन डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो जाएगा कि कोई भी एलिमेंट का एटम है वो अपनी जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसका कुछ तो क्राइटेरिया होगा वो समझेंगे। इसका फॉर्मेट देखते हैं फिलहाल अपन कि कोई भी ए बी एलिमेंट इनका ग्रुप बना हुआ है, साथ में रखा हुआ है सी। अब सी क्या करेगा, ए के साथ चला जाएगा और वहां से बी को निकाल देगा। अब कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए, ये क्राइटेरिया समझते हैं अपन कि एक एग्जांपल लेते हैं, फेरस है, उसको डाला कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या हो जाएगा, फेरस कहां चला जाएगा, फेरस सल्फेट बना लेगा और कॉपर को बाहर निकाल देगा। ऐसा क्या हुआ कि कॉपर की जगह क्या आ गया, फेरस, कुछ तो हुआ होगा वहां पे। इसी को समझने के लिए ये रिएक्टिविटी सीरीज काम में आती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लो रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट। A highly reactive element displaces low reactive element from its salt। क्या होगा, एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सोल्ट से निकाल देगा। क्राइटेरिया क्या है, देखो आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो उसने क्या किया, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट ने लो रिएक्टिव एलिमेंट को निकाल दिया और क्या बना लिया, फेरस सल्फेट। सोचो इसी रिएक्शन को उल्टा कर दे अपन, FeSO4 प्लस Cu, तो ये क्या रिएक्शन होगी, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा क्या Cu कैपेबल है Fe को डिस्प्लेस करवाने के लिए, क्या ये हाईली रिएक्टिव है कि ये हाईली रिएक्टिव है। तो अपनी रिएक्टिविटी सीरीज में जाकर चेक करते हैं, कॉपर देखो कहां आ रहा है, आयरन देखो कहां आ रहा है, तो इसको डिस्प्लेस कर पाएगा क्या, नहीं, तो ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। वापस से रिवाइज करते हैं, अगर ये रिएक्शन ऐसे हो FeSO4 प्लस Zn, तो क्या Zn FeSO4 को में से Fe निकाल पाएगा, बिल्कुल निकाल पाएगा, क्योंकि Zn ज्यादा रिएक्टिव है Fe से। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस Fe। अपनी डेफिनेशन क्या थी, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सोल्ट से निकाल देता है। अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को, देखो Fe ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो वो कॉपर को कॉपर सल्फेट से निकाल देगा और क्या बना लेगा, फेरस सल्फेट। ठीक है, आपको समझ आ जाना चाहिए। इसकी डेफिनेशन को दोबारा से रिवाइज करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन व्हिच अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लो रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट। एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देता है। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हमेशा समझने के लिए रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए कि इसमें ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। अब क्वेश्चन एक और आता है, ये वाली एक्टिविटी दी हुई है आप पे, इस पे क्वेश्चन आता है कि क्या होता है जब आयरन नेल को, जो कि फेरस है, उसको अपन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल देते हैं। आयरन नेल का कलर तो आपको सबको पता होगा, लोहे का कलर शुरुआत में जब नया लोहा होता है इसका कलर कैसा होता है, ग्रे। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर होता है ब्लू इन कलर। तो क्या करें होगा, जब भी अपन लोहे की नेल को, आयरन नेल को डालेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, जो आयरन नेल है उसका कलर बदल जाएगा और कैसे हो जाएगा, ब्राउन कलर का।
वो आयन नेल जो है वो कैसे बदल जाएगी, ब्राउन कलर का, और जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था वो कैसा हो जाएगा, लाइट ब्लू इन कलर, लाइट ब्लू इन कलर। अब इसका रीजन पूछ लेता है ऐसा क्यों होता है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन आयन नेल इज डिप्ड इन इट, कि जब आयन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देते हैं, आयन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देते हैं, तो उसका कलर क्यों चेंज हो जाता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, तो रीजन क्या बोलोगे, बिकॉज आयन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड फ्रॉम फेरस सल्फेट, कि आयन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो वो क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को निकाल देगा और क्या बना लेगा, आयरन सल्फेट। इसकी वजह से जो आयरन नेल है उसका कलर तो कैसा हो जाएगा, ब्राउन, और जो कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू इन कलर था उसका कलर अब कैसा हो जाएगा, चेंज होके लाइट ब्लू। आपको समझ आ गया होगा, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन इन व्हिच हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लो रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट। ठीक है, एग्जांपल अपन ने डिस्कस किया, फॉर्मेट देख लिया अपन ने, एग्जांपल देख लिया कि आयन नेल को जब कॉपर सल्फेट के अंदर डाल देते हैं तो वो क्या बना लेता है, फेरस सल्फेट, और कॉपर को अलग कर देता है। रीजन, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, फेरस सल्फेट या फिर आयरन हमेशा डिस्प्लेस नहीं कर सकता, अगर उसके नीचे वाले सॉल्ट्स हैं तो उनको डिस्प्लेस कर पाएगा, अगर उसके ऊपर वाले हैं, जैसे ये वाली रिएक्शन देखी थी अपन ने, अगर यहाँ पे यूं आ जाता ZnSO4 प्लस Fe, तो क्या ये रिएक्शन हो पाती, आप खुद ही आंसर दो, नहीं हो पाती। रीजन क्या है इसका, क्योंकि Zn ज्यादा रिएक्टिव है Fe, अगर Fe ज्यादा ZnSO4 के साथ कि मुझे इसके मिक्स होना है, तो Zn क्या बोलता कि मैं ज्यादा रिएक्टिव हूं, तो उससे तेरा यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है। अब अपनी नेक्स्ट रिएक्शन अपन डिस्कस करते हैं, जो कि लास्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है, मेन रिएक्शन अपनी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं या फिर इसका फॉर्मेट देखते हैं पहले। ए बी प्लस सी डी, यहां पे क्या बन जाएगा, ए सी प्लस बी डी। तो कुछ देखने को मिल जाएगा कि ए और बी को अगर डिवाइड करें, यहां से सी और डी को डिवाइड करें, तो ए के पास तो क्या आ गया, सी, तो बी बोलेगा कि मैं कहां जाऊंगा, मुझे भी कुछ तो चाहिए, तो बी कहां चला जाएगा, डी के पास। तो एक्सचेंज कर लिया ना इन्होंने, एक दूसरे से क्या कर लिया, एक्सचेंज। तो इसकी डेफिनेशन यही है, exchange of ions, exchange of ions takes place during the reaction। ऐसी रिएक्शन के दौरान क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन देखने को मिलता है। तो आप डेफिनेशन क्या लिखोगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर्मेट को थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, ए बी सी डी, ये बन जाता है। एक एग्जांपल देखते हैं, सोडियम सल्फेट Na2SO4 रिएक्ट कर रहे हैं बेरियम क्लोराइड के साथ, तो ये क्या बना लेगा, BaSO4 प्लस 2NaCl, ये क्या बना लेगा, देखो अगर इसको यहां से डिवाइड करूं, सोडियम और सल्फेट को बेरियम और क्लोरीन से अलग करूं, तो बेरियम कहां उठ के चला गया, सल्फेट के पास, तो सोडियम कहां चला जाएगा, क्लोरीन के साथ। समझ आया? तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस देखने को मिलता है। ऐसी रिएक्शन जिसमें आयंस को एक्सचेंज कर लिया जाए उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर एक और चीज क्वेश्चन आता है इस रिएक्शन के अंदर, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, या फिर इस रिएक्शन के दौरान क्या प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। तो यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा वो होगा BaSO4। ये वर्ड पहले भी डिस्कस किया अपन ने। प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉल्ट, इनसॉल्युबल सॉल्ट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। कि जब रिएक्शन हो रही थी
तो उस टाइम पे ऐसा कुछ सॉल्ट फॉर्म हो गया जो कि रिएक्शन के अंदर मिक्स ही नहीं हो पा रहा है, सोल्यूबल ही नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, और साथ में इनसोल्यूबल सॉल्ट। फिर इसका कलर पूछ लेता है कि रिएक्शन के दौरान जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ उसका कलर कैसा होगा, तो यहाँ पे BaSO4 का कलर होता है व्हाइट। समझ आया? एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, लेड नाइट्रेट है PbNO3 होल ट्वाइस, ये करता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो क्या मिलता है अपन को, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। यहां पे लेड आयोडाइड है, वो क्या है, प्रेसिपिटेट, और उसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज। ये वाला क्वेश्चन भी पूछ लेता है, व्हाट हैपेंस व्हेन लेड नाइट्रेट इज रिएक्टेड विद पोटेशियम आयोडाइड। तो आपको क्या लिखना है, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट इज फॉर्म्ड एंड ड्यूरिंग द रिएक्शन लेड आयोडाइड इज प्रेसिपिटेट व्हिच इज ऑरेंज इन कलर। समझ आया? तो एक रिएक्शन और बन जाती है यहां से। मेनली 4 टाइप की रिएक्शन अपन डिस्कस कर चुके हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वापस से रिवाइज कर लेते हैं। सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन व्हिच मल्टीपल रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। फिर आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि जस्ट अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, कि वहां पे क्या होता है, मल्टीपल रिएक्टेंट मिलकर क्या बनाता है, एक प्रोडक्ट। यहां पे क्या होगा, एक रिएक्टेंट टूटता है मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अंदर, तो हुआ ना उल्टा। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब पढ़ा तो उसके कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ब्रेकडाउन होता है रिएक्टेंट, वो कौन कौन से थे, थर्मल डिकम्पोजिशन ड्यू टू हीट, फोटो डिकम्पोजिशन ड्यू टू सनलाइट, इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। फिर पढ़ा आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन व्हिच हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लो रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट। फिर लास्ट में पढ़ा आपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन व्हिच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस। ठीक है, और एग्जांपल डिस्कस कर लिया आपने। ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस हैं। यहाँ पे भी कलर पूछ लेता है और फॉर्म पूछ लेता है कि प्रेसिपिटेट क्या है, तो इसी कांसेप्ट से निकल के आता है व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ये क्वेश्चन आता है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन इन व्हिच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। ठीक है, कि द रिएक्शन इन व्हिच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। प्रेसिपिटेट का आपको आइडिया होना चाहिए, प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसोल्युबल सॉल्ट, और ऐसी रिएक्शन जिसके दौरान ये इनसोल्युबल सॉल्ट फॉर्म हो जाता है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये दोनों प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। समझ आ गया होगा आपको कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन ड्यूरिंग व्हिच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। और ये दोनों रिएक्शन के दौरान प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। एक टाइम पे हुआ है लेड आयोडाइड व्हिच इज ऑरेंज इन कलर, एक टाइम पे हुआ है BaSO4 व्हिच इज व्हाइट इन कलर। यहां से पूरा आपका मेन टाइप की जो रिएक्शंस है वो कंप्लीट हो गई है। फिर कुछ सब रिएक्शंस पे आते हैं अपन, वो भी मेन है, जिनमें से एक तो डिस्कस कर चुके हैं अपन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तो डिस्कस कर चुके हैं, द रिएक्शन ड्यूरिंग व्हिच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। फिर आता है ये वर्ड आएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या फर्क होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, द रिएक्शन इन व्हिच हीट इज इन्वॉल्व्ड, द रिएक्शन इन व्हिच हीट इज इन्वॉल्व्ड। एक्सोथर्मिक क्या होता है, द रिएक्शन in which heat is released or evolved। देखो पूरी रिएक्शन, पूरी डेफिनेशन सेम है, द रिएक्शन इन विच हीट इज इन्वॉल्व्ड। इसके अंदर रिएक्शन इन्वॉल्व होती है और इसके अंदर रिएक्शन क्या होती है, हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है। इस वाली के अंदर हीट की वजह से ही रिएक्शन होती है। एग्जांपल देखते हैं, जैसे CaCO3 था अपना, इसको हीट देते हैं अपन, तो ये किसमें टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये रिएक्शन पॉसिबल किसकी वजह से हुई, हीट की वजह से। दूसरा देखते हैं फेरस सल्फेट FeSO4, इसको क्या मिली, हीट मिली, तो ये टूटा फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो ये रिएक्शन हो किसकी वजह से रही है, जब इनको हीट मिल रही है। अगर हीट नहीं मिलेगी तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो ऐसी रिएक्शन
जो हीट की वजह से पॉसिबल हो पाती है, जिनमें हीट इन्वॉल्व होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन? एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इसको देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। अपन ये एग्जांपल पहले भी डिस्कस किया है, CaO प्लस H2O, कि जब क्विक लाइन को वाटर में ऐड करते हैं तो फॉर्म होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हिच इज आल्सो नोन एज स्लैग लाइन, तो साथ में फॉर्म होता है हीट, साथ में फॉर्म होता है हीट। साथ में क्या फॉर्म हो जाता है? यहां से हीट फॉर्म, साथ में फॉर्म होती है इसमें हीट। तो ऐसी रिएक्शन, अब देखते हैं अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है? हीट इवॉल्व होती है, हीट रिलीज होती है। एक एग्जांपल देखते हैं, ये वाला एग्जांपल पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपन, जब कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं क्विक लाइन, इसको वाटर में ऐड किया जाता है तो फॉर्म होता है वहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हिच इज आल्सो नोन एज स्लैग लाइन, और साथ में क्या फॉर्म होता है यहां से? हीट। अगर हीट लिखा हुआ है प्रोडक्ट के साथ तो मतलब वो निकल रहा है, और हीट अगर लिखा हुआ है एरो के ऊपर या फिर नीचे, मतलब हीट की वजह से वो रिएक्शन हो रही है। दोनों में डिफरेंस समझो। अगर हीट लिखा हुआ है प्रोडक्ट के साथ, प्रोडक्ट के साइड में, तो इसका मतलब हीट रिलीज हो रही है, एज ए प्रोडक्ट हीट फॉर्म हो रही है। अगर हीट लिखा हुआ है एरो के ऊपर या फिर नीचे, तो समझना उस रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए हीट की जरूरत पड़ेगी। और ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट की जरूरत पड़े रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए, उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन व्हिच हीट इज इन्वॉल्व्ड। और ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो आफ्टर द रिएक्शन, तो उसको बोलते हैं अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो दोनों की डेफिनेशन देखते हैं। द रिएक्शन इन व्हिच हीट इज इन्वॉल्व्ड, द रिएक्शन इन व्हिच हीट इज रिलीज्ड और इवॉल्व्ड। ये समझ आया होगा आपको। अब अगले टाइप की रिएक्शन पे चलते हैं। अगले टाइप की जो रिएक्शन है अपनी, वो है रिडक्शन। ठीक है, सॉरी रिडॉक्स रिएक्शन। वो कौन सी अपनी? रिडॉक्स रिएक्शन। अब जो रिडॉक्स है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। RED उठा है रिडक्शन से, और OH उठा है ऑक्सीडेशन से। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ये जो रिएक्शन है इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए कि रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दोनों को एक साथ, ये एक ही रिएक्शन के दौरान हो, उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। व्हेन बोथ द रिएक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, कि एक साथ जब ये दोनों चीजें हो जाए, रिडक्शन भी हो जाए और ऑक्सीडेशन भी हो जाए एक ही रिएक्शन के अंदर, उस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा? रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं इसको, कि जैसे कॉपर है, उसको किया कंबशन करवाया, उसका कॉपर का क्या किया? कंबशन, तो वो क्या बन गया? 2Cu। बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 लगा लेते हैं। तो अब कॉपर को जब जलाओगे तो ब्लैक इन कलर हो जाएगा ना, तो ब्लैक इन कलर हुआ किसकी वजह से? ये क्वेश्चन आता है कि कॉपर को जब कंबशन करवाते हैं तो ब्लैक हो जाता है, वो ब्लैक कलर की लेयर किसकी होती है? वो होती है कॉपर ऑक्साइड की। ब्लैक इन कलर किसकी होती है? वो लेयर कॉपर ऑक्साइड की। जब भी कंबशन होता है कॉपर का, उसके नीचे ब्लैक कलर की लेयर फॉर्म हो जाती है, वो लेयर किसकी होती है? कॉपर ऑक्साइड की। इसी कॉपर ऑक्साइड को
जब हाइड्रोजन गैस पास करवाया इस ब्लैक लेयर से, तो यहां पे क्या हुआ, Cu अलग हो गया और H2O फॉर्म हो गया। अब देखो यहाँ पे नोट समझ आएगा आपको वापस से अपनी रिएक्टिविटी सीरीज का, उसको डिस्कस करते हैं। लिखते आपने लिखा हुआ उसमें देखना, कॉपर किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। तो इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिला क्या, इधर देखो दोनों अलग है। अब कॉपर में ऑक्सीजन को गेन कर लिया ना, तो कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। कॉपर का क्या हो गया, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं अपन, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, क्योंकि कॉपर में क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन। यही तो पढ़ा था अपने ऑक्सीडेशन के अंदर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। यहां देखते हैं अपन, कॉपर ऑक्साइड है, साथ में हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब ऑक्सीजन कहां चला गया, H2 के पास, तो आप बोल सकते हो क्या, H2 का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्या हो गया, H2 का ऑक्सीडेशन, क्योंकि H2 ने क्या गेन कर लिया, ऑक्सीजन को गेन कर लिया। तो गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। अब बताओ कॉपर के साथ क्या हुआ, कॉपर के साथ पास पहले क्या था, ऑक्सीजन था, कॉपर के पास ऑक्सीजन था ना। अब देखो आफ्टर द रिएक्शन कॉपर के पास ऑक्सीजन है क्या, नहीं ना, तो उसका क्या हो गया, रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन, क्योंकि इसके अंदर से क्या हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया। इसके अंदर से क्या हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो आप क्या बोलोगे कि कॉपर का तो क्या हो गया, रिडक्शन, और हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और दोनों एक ही रिएक्शन के दौरान हो गया। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब एक और एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं इसको। कि ZNO है, ZNO जिंक ऑक्साइड है, उसको रिएक्ट करवाया अपन ने कार्बन के साथ, तो यहां पे क्या फॉर्म हो जाएगा, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ये फॉर्म हो गया आपके पास, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब बताना, Zn को देखो, इधर इसके पास ऑक्सीजन है, फिर एरो के इस तरफ देखो प्रोडक्ट साइड में, क्या उसके पास ऑक्सीजन है, नहीं, उसने क्या कर दिया, लूज। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता था, रिडक्शन। यही कहलाता था रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। तो जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो गया किसमें, जिंक में, कि पहले उसके पास ऑक्सीजन था लेकिन अब क्या हो गया, लूज। अब कार्बन को देखो इस साइड, रिएक्टेंट साइड, और प्रोडक्ट साइड में देखो, ये ऑक्सीजन लेके चला गया, तो उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, क्योंकि उसके अंदर क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब तो समझ आ गया होगा कि ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो जाए, ऐसी वाली रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। और इस रिएक्शन में सिर्फ आप देख सकते हो क्लियरली, ZNO रिएक्टेंट साइड, इसके पास जिंक के पास ऑक्सीजन है लेकिन प्रोडक्ट साइड में नहीं है, तो वहां पे क्या हुआ, ऑक्सीजन का रिमूवल, और ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है, रिडक्शन, ठीक है। और यहाँ पे क्या कार्बन के पास क्या हो गया, ऑक्सीजन चला गया, तो कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और जब दोनों एक साथ हो जाए उस रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। अब एक और क्वेश्चन आ जाता है वहां पे, रेड्यूसिंग एजेंट। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रेड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरों को रेड्यूस कर दे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। तो यहां पे देखो, कार्बन ने क्या किया, इसको रेड्यूस कर दिया, इसमें से ऑक्सीजन निकलवा दिया, और खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। पहले सिंगल बैठा था, खुद। तो ये क्या हो जाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या हो जाएगा, रेड्यूसिंग एजेंट। वो क्या हो जाएगा, आप तो यूं याद रख लो कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या है, रेड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रेड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, विच reduces others and self get oxidized। जो दूसरों को तो क्या कर दे, रेड्यूस कर दे, और खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज। वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, विच ऑक्सीडाइज अदर एंड सेल्फ गेट रेड्यूस्ड। कि रेड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऐसा कोई जो दूसरों को तो रेड्यूस कर दे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए।
कि जो दूसरों को तो रेड्यूस कर दे। रेड्यूस का मतलब इसमें से ऑक्सीजन निकाल लिया और खुद क्या हो गया ऑक्सीडाइजिंग, तो इसको क्या बोलेंगे रेड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दे। इसने बताओ इसको ऑक्सीडाइज किया नहीं है, इसको अपना ऑक्सीजन दे दिया ना, तो उसको क्या बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें थोड़ा उल्टा हो जाता है। रेड्यूसिंग एजेंट क्या होता है द सब्सटेंस व्हिच रिड्यूसेस अदर एंड सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है कि जो दूसरों को तो रेड्यूस कर दे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। किया ना कार्बन ने किया, इसको रेड्यूस कर दिया और खुद क्या हो गया ऑक्सीडाइज हो गया। इसका मतलब क्या है ये रेड्यूसिंग एजेंट व्हिच रिड्यूसेस अदर्स एंड सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का डिस्कस करते हैं अपन, जो कि है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन क्या होता है कि जब भी मेटेलिक आर्टिकल्स एटमॉस्फेरिक गैसेस के, सॉल्ट्स के या फिर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उनके रस्टिंग या फिर कोरोजन होना स्टार्ट हो जाता है। व्हेन एवर अ मेटेलिक आर्टिकल कम इन कांटेक्ट विद सॉल्ट, मॉइस्चर एंड एयर दे स्टार्ट गेटिंग कोरोड और रस्टिंग। कि जब भी कोई भी मेटल आर्टिकल हवा, पानी या फिर सॉल्ट के कांटेक्ट में आना स्टार्ट हो जाता है तो उसके ऊपर एक कोरोजन की लेयर, जैसे लोहा है वो उसको कुछ दिन बाहर छोड़ दो तो उसके ऊपर जंग आनी स्टार्ट हो जाएगी, उसी को बोलते हैं कोरोजन। वही अगर सिल्वर की बात करें तो वो कैसे कन्वर्ट हो जाती है, उसके ऊपर ब्लैक कलर की लेयर बनना स्टार्ट हो जाती है। वही अगर बात करें कॉपर की तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। और बात करें आयरन की तो उसके ऊपर कैसी लेयर, ब्राउन कलर की लेयर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। ब्राउन कलर की लेयर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब किसके एग्जांपल है कोरोजन के। कि जब भी कोई मेटल आर्टिकल एटमॉस्फेरिक गैसेस, वाटर, सॉल्ट्स के कांटेक्ट में आता है तो उनका कोरोजन स्टार्ट हो जाता है। आयरन के कोरोजन को क्या बोलते हैं रस्टिंग। क्या बोलते हैं इसको रस्टिंग। फिर बात करते हैं रेंसिडिटी की। रेंसिडिटी क्या होती है ऑक्सीडेशन ऑफ फैट कंटेनिंग आइटम्स कि ऐसी चीजें जो कि फैट से बनी है, जैसे आपका चिप्स का पैकेट है, उसको आप सोचो कि आज आपने खरीद के लाया, आज आपने आधा खाया, आधा 3-4 दिन बाद के लिए छोड़ दिया तो उसमें गंदी सी स्मेल आने स्टार्ट हो जाती है। अब वो बना है फैट और ऑयल, फैट एंड ऑयल निकल लेने आते हैं, फैट एंड ऑयल कंटेनिंग आइटम से ही बना है वो, तो उसमें एक गंदी सी स्मेल आने स्टार्ट हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं रेंसिडिटी। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेनिंग आइटम। कि जब भी फैट और ऑयल कंटेनिंग आइटम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो वो रेंसिड होना स्टार्ट होने लग जाते हैं। उसकी कैसे पता लगेगा रेंसिड हो रहा है कि नहीं हो रहा, बाई टेस्ट एंड स्मेल। वो बैड टेस्ट और स्मेल प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो रेंसिडिटी क्या होती है ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेनिंग आइटम। पता कैसे लगेगा बाय बैड टेस्ट एंड स्मेल। समझ आया आपको। कोरोजन क्या होता है whenever metallic articles come in contact with air and moisture they start getting corrode, उनका कोरोजन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे सिल्वर के ऊपर एक काले कलर की लेयर बन जाती है, कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है, आयरन के ऊपर ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है जिसको रस्टिंग बोलते हैं। वहीं अगर रेंसिडिटी की बात करें अपन तो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेनिंग आइटम्स, जब फैट और ऑयल कंटेनिंग आइटम्स ऑक्सीजन के कांटेक्ट में होता है आ जाते हैं तो उनका क्या हो जाता है ऑक्सीडेशन, और वो उसके बाद बैड टेस्ट एंड स्मेल प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं।